सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक चर्चित कार्यक्रम शख्सियत के तहत हम देश प्रदेश की एक ऐसे शख्स पर केंद्रित बातचीत करते हैं जो इन दिनों सुर्खियों में होता है। इसी क्रम में आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ की सियासत के जाने माने किरदार कवासी लखमा इस समय केंद्र में है। आज शख्सियत में हम कवासी लखमा पर बात करेंगे। कहा जाता है कि बहुत पढ़ा लिखा होना और बहुत समझदार होना, दोनों में बहुत अंतर है। छत्तीसगढ़ के दिग्गज आदिवासी कांग्रेसी नेता कवासी लखमा की सफलता ने इस बात को सच साबित कर दिया। लखमा ने बता दिया कि समझदार होने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। गरीब परिवार में जन्मे, लगभग साक्षरता विहीन लखमा ने सियासत के उस आसमान को छूकर अतीत में दिखाया जहां तक पहुंचने की बहुत से पढ़े लिखे लोग कल्पना ही करते रह जाते हैं। कभी छत्तीसगढ़ के हाथों हत्या में चर्चित हुए कवासी लखमा अब करोड़ों रुपए के शराब घोटाले मामले में जेल जाने के कारण चर्चा में है। लखमा जितना नक्सलियों की शैली और संवाद समझते हैं उतना ही सियासत समझते हैं, इसलिए उनकी शख्सियत की एक अलग ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। एक ऐसा शख्स जो घोर आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाके में विगत 25 वर्षों से निर्बाध जीतता आ रहा हो। कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जिसके चलते उस शख्स को भाजपा तब भी ना हरा पाई जब वह 15 साल तक सत्ता में थी, और तब भी नहीं हरा पाई जब 5 साल के वनवास के बाद सत्ता में आई। तो जो कवासी लखमा 2013 के दरबा नक्सली हमले में सकुशल बच निकले, वो 2024-25 में घोटाले की जद में आए हुए हैं और इस समय जेल में। तो हम कुल मिलाकर आज शख्सियत में समझेंगे कवासी लखमा की उस उपलब्धियों को और उन चुनौतियों को। इस कोशिश में हमारे साथ मददगार बनने के लिए 4 खास मेहमान भी होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे वो खास रिपोर्ट जो हमारे वरिष्ठ साथी अजय जी ने कवासी लखमा को केंद्र में तैयार रखकर की है प्रस्तुत। देखिए उसका पहला भाग। उन मुजरिमों पर कौन मुकदमा चलाएगा जिनको लिया पनाह में आलम पनाह। आड़े टेढ़े अक्षरों में सिर्फ अपना नाम लिखकर नीचे लाइन खींच देने तक साक्षर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कवासी लखमा की सियासत कुछ इसी अंदाज में जमीन से आसमान तक पहुंच गई। कांग्रेस की फ्रंट लीडरशिप को खत्म कर देने वाले झीरम घाटी कांड में कवासी लखमा पर उंगली सिर्फ बीजेपी उठाती रही। कांग्रेस ने कभी खुलकर उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। नक्सल प्रभावित बस्तर अंचल के आदिवासी वोट बैंक ने कांग्रेस की नजर में लखमा को पूरी तरह पाक साफ बनाए रखा। इसलिए नक्सल प्रभावित कोंटा विधानसभा सीट से लखमा लगातार 6 बार से न सिर्फ जीतते आ रहे हैं बल्कि छत्तीसगढ़ में 1.5 दशक बाद 2018 में बनी सरकार में एक्साइज जैसे बड़े महकमे के मंत्री भी बनाए गए। वहीं बड़ा महकमा आज उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी ने शराब सिंडिकेट से सांठगांठ करके खुद करोड़ों रुपए अवैध रूप से कमाने और सरकारी खजाने को घाटा पहुंचाने के आरोप में कवासी लखमा से न सिर्फ पूछताछ की बल्कि उन्हें जेल तक पहुंचवा दिया। कवासी लखमा को जानने वाले मानते हैं कि अल्प साक्षर होने के बाद भी शार्प माइंड और बेहतरीन सियासी समझ वाले लखमा ईडी को जितना बता रहे हैं सच सिर्फ उतना नहीं होगा। कांग्रेस के हुक्मरानों के लिए कवासी लखमा सियासी मोहरा बन गए हैं। उनकी वफादारी और समझदारी का लाभ हुक्मरानों ने भी उठाया, लेकिन जांच के जाल में सिर्फ लखमा फंसे हैं। छत्तीसगढ़ के धूर नक्सल प्रभावित बस्तर अंचल के सुकमा जिले के जिस गाँव में कवासी पैदा हुए उसने नक्सलवाद को बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए लखमा न सिर्फ नक्सलियों का अंदाज पहचानते हैं बल्कि उनकी भाषा और बोली भी समझते हैं। कहते हैं कि कवासी के करिश्माई व्यक्तित्व में इस गुण की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी दिग्गज नेता कवासी लखमा को कैबिनेट का हिस्सा बनाए जाने के पक्ष में थे। झीरम घाटी कांड में उनकी संदिग्धता को लेकर कांग्रेस में कई सवाल भी उठे। लखमा को भूपेश बघेल ने कमाऊ कहा जाने वाला आबकारी जैसा महकमा सौंप दिया। कवासी लखमा सीएम के भरोसे पर खरा उतरे और उनकी गिनती सफल मंत्रियों में होती रही। भरोसे का यह खेल ही शराब घोटाला बनकर आज सबके सामने है।
तो जिस कवासी लखमा ने ईडी के सम्मुख दलील दी कि मुझे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, वो कवासी लखमा 5 साल तक न केवल आबकारी बल्कि उद्योग जैसा महत्वपूर्ण महकमा भी छत्तीसगढ़ में संभालते रहे। क्या ऐसी शख्सियत कवासी लखमा की है कि एक अनपढ़, एक गैर साक्षर व्यक्ति को कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार में आबकारी और उद्योग जैसा महकमा देकर रखा गया? क्या ऐसी विशेषता कवासी लखमा में है जिसके चलते कोंटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी जीत का परचम नहीं फहरा पाई? और क्या ऐसा कवासी लखमा में है जिसने मनीष कुंजाम जैसे जनाधार वाले नेता को फिर कभी विधायक बनने का मौका नहीं मिलने दिया, जो वाम मोर्चा के बैनर तले लगातार वहां पर सक्रिय रहे, वो किस्मत आजमाते रहे? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस कोशिश में जुटेंगे। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी है। कवासी लखमा के साथ काफी नजदीक से काम किया है शैलेश नितिन त्रिवेदी ने। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में शैलेश नितिन त्रिवेदी की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। पार्टी पुस्तक निगम के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रहे। समझेंगे उनसे कवासी की शख्सियत को। हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी है। विमल चोपड़ा जी को मौका रहा कवासी लखमा जी के साथ में विधानसभा में बैठने का। नजदीकी से उन्होंने देखा है कवासी लखमा को, रोशनी मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे साथ सहयोगी हैं वो है मनीष कुंजाम, जो उनके खिलाफ लगातार मोर्चा लेते रहे हैं। उनसे भी समझेंगे, वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। नेटवर्क का इशू है उनके साथ। और साथ ही हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रिका के संपादक हैं, जगदलपुर में बैठते हैं। कवासी लखमा का जो कार्य क्षेत्र है उसे बड़ी नजदीकी से देखते हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से करते हैं और शैलेश जी से समझना चाहते हैं, कवासी समस्या या समाधान? कवासी लखमा को मैंने जैसा देखा, पाया और समझा है, स्वयं निरक्षर है, मात्र हस्ताक्षर कर लेते हैं जैसा आपने कहा, लेकिन उनकी समझ, शिक्षा के प्रति उनकी ललक, जब वे मंत्री बने तो जो सैकड़ों स्कूल कोंटा क्षेत्र में, बस्तर में बंद किए गए थे, उन स्कूलों को फिर से चालू करवाने में कवासी लखमा ने विशेष रुचि लेके पूरे समर्पण के साथ काम किया। मुझे सलवा जुड़ूम के दिन भी याद है, जब कांग्रेस में ही महेंद्र कर्मा जी राज्य सरकार वहां पर माओवादियों के समापन के लिए सलवा जुड़ूम नाम का अभियान चला रहे थे। महेंद्र कर्मा जी हमारे शहीद बलिदानी नेता, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सलवा जुड़ूम को गलत करार दिया। कवासी लखमा जैसा अनपढ़ और निरक्षर व्यक्ति इतनी समझ रखता था कि उसने पहले दिन से कहा कि सलवा जुड़ूम सही नहीं है, और राज्य सरकार की पूरी ताकत, तत्कालीन भाजपा सरकार की पूरी ताकत और माओवादी के विरोधियों की पूरी ताकत के सामने कवासी लखमा ने खड़े होकर यह बात कही। एक और बात कवासी लखमा के बारे में कहूंगा, दृढ़ निश्चय और समर्पण। कवासी लखमा जो ठान लेते हैं, जब भी किसी क्षेत्र में जाते हैं, पान ठेले में खड़े होकर, चाय दुकान में खड़े होकर आम लोगों से सहज वे संवाद स्थापित करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है। थोड़ा और समझाइए, कवासी लखमा को क्या देखें हम, जन हितैषी के तौर पर या नक्सल हितैषी के तौर पर? उनकी राजनीतिक उपलब्धि के संदर्भ में, लगातार विधानसभा चुनाव में जीत के संदर्भ में यह आक्षेप रहा है कि वो ऐसे धुर इलाके से चुनाव लड़ते हैं जहां पर वोटों पर कब्जा नक्सलियों की बंदूक का होता है, और चूंकि नक्सलियों के हितों के संरक्षक के तौर पर कवासी लखमा अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाते हैं, इसलिए नक्सली कवासी विधानसभा में पहुंचे ये जिम्मेदारी बखूबी से निभाते हैं। क्या कहते हैं? मैं इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं जी। कवासी लखमा ने मुझसे बहुत सारी अंतरंग बातें साझा की जी। उनके बड़े लड़के कवासी बोंकी की शादी में मैं उनके गांव तक गया था जी। और कवासी लखमा ने कभी माओवाद का समर्थन नहीं किया जी। कवासी लखमा ने कभी माओवादियों को संरक्षण नहीं दिया, बल्कि कवासी लखमा के कारण अनेक बार बस्तर में बहुत सारे लोगों की जानें बची हैं। जी। कवासी लखमा पूरी तरीके से संविधान में विश्वास रखने वाले,
कानून में विश्वास रखने वाले हैं, लेकिन जिस विपरीत परिस्थिति में वे रहते हैं, जिस गांव से वे आते हैं, जिस ट्राइब से वो आते हैं, जिस गोड़ों के भी जिस उपजाति वर्ग से आते हैं, बहुत लड़ाकू और आक्रामक जाति है, उसके बहुत सारे लोग माड़िया से आते हैं, माओवादी भी हैं जी। इसलिए कई लोग कवासी लखमा पे ये आरोप मढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कवासी लखमा एक बार बताओ शैलेश जी, आप इतनी मुखरता के साथ कवासी लखमा पर लगने वाले आरोप को खारिज कर रहे हो। दो सवाल इसके साथ में जुड़ जाते हैं। जिस नक्सली उन्मूलन के लिए महेंद्र कर्मा जैसा कांग्रेस का कद्दावर शख्स सलवा जुड़म जैसे आंदोलन की शुरुआत करता है, कवासी लखमा उसकी खिलाफत करते हैं। माना गया कि ये दो विपरीत ध्रुव हैं, एक नक्सलियों को उखाड़ फेंक देना चाहता है और एक नक्सलियों की दम पर अपनी राजनीति को बनाए रखना चाहता है। एक सवाल। दूसरा, कवासी लखमा के संदर्भ में भाजपाई खुली जुबान से और कुछ कांग्रेसी बंद जबान से दरबा नरसंहार के संदर्भ में उनकी भूमिका को संदेह भरी दृष्टि से देखते हैं। बोले सब निपट गए, दादी बच गए। आज तक दादी का बचना सवाल के घेरे में रहता है। वो महंत जी की कवासी लखमा से मुलाकात का वीडियो भूले तो ना हो गए शैलेश नितिन त्रिवेदी जी आप? मैं तो था उस समय। तो थोड़ा बताओ ना, अतीत के पन्ने जब पलट रहे हो तो थोड़ी याददाश्त ठीक करते हुए पलटो शैलेश जी, बहुत मदद रहेगी। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सर्वोच्च न्यायालय भी क्या माओवादियों के साथ खड़ा था जिसने सलवा जुड़ुम को रोकने के लिए आदेश दिया? नहीं। इस मामले में तो कवासी लखमा की समझ ऐसी थी जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी सही ठहराया। इसे माओवादियों के साथ खड़ा होना नहीं कहा जा सकता, इसे संविधान के साथ, देश के कानून के साथ खड़ा होना कहा जाए। जहां तक दरभा की बात है, कवासी लखमा जब उस घटनाक्रम के बाद निकले, उस समय कवासी लखमा ने मुझे फोन लगाया नंद कुमार पटेल जी के ड्राइवर के मोबाइल से, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था, लखमा उसके पीछे बैठे थे। मैंने लखमा से शब्दशः पूरी बात सुनी और समझी है। मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि हमला ठीक उसी जगह हुआ जिस जगह पुलिस सुरक्षा नहीं थी। इस मामले में कवासी लखमा से ज्यादा दोषी तत्कालीन भाजपा की सरकार। अच्छा, बड़ा आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, कवासी लखमा से ज्यादा दोषी सरकार के संदर्भ में। पर शैलेश नितिन त्रिवेदी मानते हैं कवासी लखमा भी दोषी थे, कवासी लखमा की भी भूमिका थी। कवासी लखमा ने सुकमा में परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया था। कवासी लखमा अगर परिवर्तन यात्रा का आयोजन नहीं करते, पूरे प्रदेश में निकल रही थी, कह देते मत आइए सुकमा, मत यहां परिवर्तन यात्रा करिए, तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन महेंद्र कर्मा जी जिस काफिले में थे, जिन्हें जेड प्लस की सुरक्षा प्राप्त है, वो जब आ रहे थे, रास्ते में जहां पे माओवादियों का एम्बुश लगा था, ठीक उसी जगह पर पुलिस की आरोपी क्यों नहीं थी? जो 2 दिन तक परिवर्तन यात्रा के साथ थी, उस दिन क्यों नहीं थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर उससे घुमा दिया। हमारा सवाल तो ये है, जिसमें 30 कांग्रेसी नेता शहीद हो गए, जाने कितने जवान शहीद हो गए, और ये सवाल सबके स्तर पर रहा कि कवासी लखमा उसमें से कैसे बच निकले। शैलेश जी ने सिर्फ इतना कहा ज्यादा दोषी वो है, पर विमल चोपड़ा जी मेरे साथ में है। विमल चोपड़ा जी, आपसे समझना चाहता हूं कवासी लखमा की शख्सियत को। आपने तो विधानसभा में भी उनके साथ समय बिताया, बाहर के संदर्भ में देखा, और आपने तो बहुत कोशिश की अपनी पार्टी के स्तर पर कवासी लखमा को पूर्व विधायक बना दें। कोशिशें आपकी सफल ना हुई, क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है, कवासी के जनसंपर्क के बारे में तो कोई विवाद नहीं है। समाज के हर वर्ग से उनका जुड़ाव था, और जिस प्रकार की बातें आती है कि कवासी बड़े समझदार व्यक्ति थे, अनपढ़ रहे होंगे वो, लेकिन समझदार थे, और उनकी समझ भी थी कि चुनाव कैसे जीतना है। और आप मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं। कवासी लखमा अभी जेल ही गए हैं, दुनिया से नहीं गए हैं, इसलिए कवासी लखमा हैं और अभी भी सदन के सम्माननीय विधायक हैं।
तो हमारी बातचीत है के साथ में रहेगी, थे के साथ में नहीं। नहीं, मेरे समय थे जब की बात कर रहा हूँ, जब मैं 5 साल उनके साथ था, जी। अभी तो नहीं हूँ मैं, इसलिए उन 5 सालों की बात कर रहा हूँ। बाकी तो मेरी दृष्टि से जो है वो अभी है विधायक के भी मानता हूँ, लेकिन वो इतने समझदार थे कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है जी। और महेंद्र कर्मा और कवासी लखमा ये दोनों बस्तर के जो है बड़े स्तंभ हैं, और महेंद्र कर्मा टारगेट किए गए, कवासी लखमा बच गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जबकि नक्सलियों का टारगेट रहता है कि हर जनप्रतिनिधि जो किसी भी पार्टी का हो, उनकी ये सोच रहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जाए। और जहां तक कवासी लखमा के बहुत सारे आरोपी की बात है, जिस प्रकार से जो अभी घोटाले की बात है, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कवासी लखमा समझदार थे, जो कि जिसकी बात जो है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने भी कही, कवासी लखमा बहुत समझदार व्यक्ति थे। कोई समझदार व्यक्ति कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करेगा, वो समझेगा, पहले पढ़ेगा उसको, उसके बाद हस्ताक्षर करेगा। और ये बोल देना कि मैं अनपढ़ था, मेरे से हस्ताक्षर करा लिए गए, तो या तो ये शैलेश नितिन जी बताएं कि किसका षड्यंत्र था उनसे हस्ताक्षर कराना, या कवासी लखमा स्वयं हस्ताक्षर कर रहे थे सारी चीजें जानते हुए। नहीं विमल जी, क्या आप नहीं मानते हैं कि उनका ये बयान भी ये जताता है कि वो कितने समझदार हैं? क्या आप भी कायल ना हो गए कवासी लखमा जी की इस दलील के साथ, उनकी समझदारी के? नहीं, कायल तो है, मैं बोल रहा हूं ना, विधानसभा में जिस प्रकार से वो प्रश्न उठाते थे जी, और जिस प्रकार से वो सत्ता पक्ष से सवाल करते थे, एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत समझदार थे। और मेरे को लगता है कि समझदार नहीं, वो ज्यादा समझदार थे, और उनके संबंध और संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मधुर थे। तो मेरे को लगता है नक्सलियों से भी वैसे ही मधुर उनके संबंध रहे होंगे जो आज आरोप लगते हैं उन पर। और जहां तक इन घोटालों की बात है, आपने जैसे बताया कि 2000 करोड़ का घोटाला है जी, और आबकारी मंत्री उस समय हमारे कवासी लखमा जी थे। और मैंने जो अध्ययन किया है, मैं बता दूं, आप यदि इसको थोड़ा गहराई से देखेंगे, ये 2000 नहीं 22,000 करोड़ का घोटाला आपको लगभग मिलेगा, क्योंकि जो शराब पहले ऊपर की बिकती थी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में सरकारी बिकती थी, इन दोनों को यदि अंतर आप देखेंगे तो ये बिक्री में 22,000 करोड़ का अंतर आएगा। फिर जहां तक हम कवासी लखमा जी करें तो बहुत कोई इसमें किसी शंका नहीं है कि वो समझदार और एक बहुत जाने माने जनप्रतिनिधि रहे हैं। लगातार कई सालों तक, 25 साल तक वो वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे। मनीष पुंजान जो है संघर्षशील नेता, किया, उनको हराने का काम कवासी लखमा ने किया। तो ये सिर्फ उनका नक्सलियों से संबंध और उनके समाज के बीच जो संपर्क था, वो मेरे को लगता है कि उसमें सहायक। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर विमल चोपड़ा, कवासी लखमा को व्यक्ति के स्तर पर आप कितना विश्वसनीय महसूस किए? कवासी लखमा को प्रदेश की राजनीति में एक समय पर अजीत जोगी के कट्टर समर्थक के तौर पर देखा गया, पर जब अजीत जोगी ने अपनी राजनीतिक दिशा बदली तो उस नाव में बैठने के लिए कवासी लखमा को तैयार नहीं देखा गया। और जो अजीत जोगी के सबसे धुरविरोधी होते थे, जिनका नाम है सम्माननीय भूपेश बघेल, उन्हें भूपेश बघेल के साथ कवासी लखमा की जुगलबंदी भी 5 साल में देखते हुए बनती थी। क्या समझ पाए आप कवासी लखमा को? नहीं, ये तो आप शैलेश जी से भी पूछ सकते हैं कि शैलेश जी भी अजीत जी के थे, और बाद में वो जो है उन्होंने भी, तो मेरे को लगता है कि इसका जवाब शैलेश जी ज्यादा अच्छे से देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता था, शैलेश जी ने जो कहा कि झीरम घाटी में षड्यंत्र था, मेरा सिर्फ यही एक सवाल है, 5 साल आपकी सरकार रहे, 5 साल में आप उस षड्यंत्र को उजागर नहीं कर सके, और सिर्फ आप चिल्लाते हैं कि षड्यंत्र था कि वहां पे सुरक्षा नहीं दी गए। तो 5 साल आपकी सरकार नकारा रही। आप या तो लिखते रहे, आप जो है लगातार जो है आग्रह करते रहे, चाहे वो हमारे सिंहदेव जी हो,
चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे बृहस्पति सिंह हो, चाहे आपके सिंहदेव जी हो। और इस प्रकार की आपसी लड़ाई में आपने अपने शहीदों का जो है सम्मान नहीं किया, सिर्फ कुर्सी के लिए आप लड़ाई लड़ते रहे। झीरम की अरे ये तो जाने दीजिए, देखो इनको तो सत्ता जो है ना 5 साल बाद मिली, झीरम के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, पर झीरम के बाद में 5 साल आपकी सत्ता रही डॉक्टर विमल चोपड़ा। कवासी लखमा संदेह के दायरे में तो रहे कि बच कैसे गए, पर कवासी लखमा ने कुछ कराया ऐसा तो 5 साल में आप भी साबित नहीं कर पाए। तो क्या डॉक्टर विमल चोपड़ा मानते हैं कि कवासी लखमा एक भाजपा की सियासी साजिश के शिकार रहे, जिसके तहत उनका जिंदा रह जाना भाजपा ने सियासी मुनाफे के लिए संदेह भरी निगाहों में जनता के बीच प्रस्तुत करने की कोशिश की? क्या कहते हो विमल चोपड़ा जी? नहीं, दो चीजें हैं। देखिए जी ऐसा है, कवासी लखमा कांग्रेस के नेताओं के बीच में थे जी, तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं कि कवासी लखमा की भूमिका वहां पर क्या थी, वो कैसे बच निकले, कैसे मोटरसाइकिल में भाग गए। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती रही कांग्रेस के लोगों को कि आप बयान दीजिए, सबूत बताइए। मेरे ख्याल से भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में कहा था जब विपक्ष के नेता थे कि सबूत मेरी जेब में है झीरम घाटी के, बोले तो मैं प्रस्तुत कर दूं, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। 5 साल सरकार में रहे, लेकिन कभी उन्होंने वो जो आपके सबूत थे वो प्रस्तुत नहीं किए। डॉक्टर विमल चोपड़ा बार बार भाजपा और कांग्रेस में चले जा रहे हैं, जबकि हम इस बातचीत को रखना चाहते हैं कवासी लखमा पर केंद्रित। सवाल इस बात को लेकर था कि अगर कवासी लखमा की झीरम घटनाक्रम में साजिश में कोई भूमिका थी तो 5 साल तक जब भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकार रही तो कवासी लखमा किसी भी मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाए गए? सवाल अपनी जगह कायम है, पर मेरे साथ में मनीष गुप्ता जी हैं जो बताएंगे एक जननेता के तौर पर कवासी लखमा को उन्होंने कैसा आंका। इतने लंबे समय तक कवासी लखमा लगातार चुनाव जीत रहे हैं केवल इसलिए कि नक्सली उनके लिए वोट डलवा देते हैं, या मनीष गुप्ता जी का मानना है कि जनता के साथ जो संवाद उनका है, जनता की जरूरतों के संदर्भ में जो समझ उनकी है, वो उन्हें जननेता के तौर पर बनाए रखने में सफल रहती है, और चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो भी समझ उनको है, इसलिए चुनाव में भी जीत उनके हिस्से विधानसभा के संदर्भ में तो आती रहती है। नहीं, जो दूसरी बात आपने कही है, निश्चित रूप से जो कवासी लखमा के व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, वो उनकी पहचान खासकर क्षेत्र में और कोंटा इलाके में एक ऐसे जन नेता की रही है जो है, आज भी है, जो जिसने कभी घमंड नहीं किया, जो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों को आत्मसात करके उन्होंने राजनीति शुरू की और उसी के तहत वो लगातार आगे बढ़ते रहे। भले वो अल्प शिक्षित रहे हों, लेकिन उनमें जो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल सेंस जो है वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहीं ज्यादा सहज, चपल और चतुर जन नेता के रूप में उनकी अपनी एक पहचान है, जो कि पिछले 30 वर्षों से, जहां तक मैं जानता हूं, मुझे याद है 90 के दशक से उनका एक राजनीतिक सफर शुरू हुआ और उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है ग्राउंड में कि एक किसान से लेकर के एक पशु बेचने वाला व्यक्ति और व्यापारी, और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, देखिए एक जो उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं कवासी लखमा के, वो रहे हैं अरविंद नेताम। अरविंद नेताम के कहने से उन्होंने राजनीति में अपना सफर शुरू किया और एक प्रशासनिक अधिकारी की भी बड़ी भूमिका रही है, जो कि इस वक्त जो है बेचारे वो जीवित नहीं है, वो रहे हैं नवल सिंह मंडावी। वो भी कांकेर इलाके के थे और नवल सिंह मंडावी ने उनको अरविंद नेताम से मिलवाया और तब फिर उनका अपना एक राजनीतिक सफर शुरू हुआ। जिस तरीके से पहले कवासी लखमा ने जो पशुओं का व्यवसाय किया, इसके साथ साथ जो है फिर वो एक चना बेचने वाले व्यवसायी के यहाँ भी, उसके साथ भी उन्होंने काम किया। मालिक मकबूजा, ये एक ऐसा शब्द है जिसने बस्तर के कई राजनेताओं का राजनीतिक सफर खत्म किया है
मजे की बात है कि मालिक मकबूजा के एक मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं कवासी लखमा, लेकिन कहीं पर भी उनका नाम नहीं आया। उन्होंने मालिक मकबूजा में, अगर आप वहां के लोगों से बात करेंगे तो मेरे ख्याल से मालिक मकबूजा का व्यवसाय जो है काफी हद तक कवासी लखमा ने सर्वाधिक समय तक किया, और उनके राजनीतिक गुरु का जो है सफर इसी में समाप्त हुआ। लेकिन वो उसको बेस बना करके कहीं ना कहीं उससे जो आय अर्जित हुई, उसके कारण उन्होंने अपना राजनीतिक सफर जो है ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और जिस तरीके से उन्होंने वहां का जो समीकरण है, क्योंकि देखिए वो इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है, और जिस तरीके से मनीष कुंजाम का वहां पर वर्चस्व रहा है, उस वर्चस्व को उन्होंने तोड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो उनकी कुशलता का परिचायक है। कहीं ना कहीं कवासी लखमा एक राजनेता के रूप में उनका सफर रहा है। मैं जो देखता हूं वो एक बड़े अच्छे जन नेता के रूप में रहा है। राजनीति में है तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बहुत सारी चीजों में वो विवादों में भी घिरे रहे हैं, पर एक जन नेता के रूप में, एक राजनेता के रूप में मीडिया से भी उनका बहुत शानदार संवाद रहा है। इसके अलावा जो आम नागरिक, जो गरीब आदिवासी जो रहा है, उनके घर में बैठ करके, जमीन में बैठ करके उन्होंने पेज पीने से भी कभी परहेज नहीं किया। जब वो मंत्री रहे हैं उस दौर में भी उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सफलता का जो है एक मंत्र कहिए, या उनकी सहज सुलभता जो है, वो उनको दूसरे मैं मनीष जी इस बात को समझना चाहता हूं। रायपुर में बैठकर कवासी लखमा के संदर्भ में एक सामान्य जनधारणा यह है कि यह शख्स रायपुर की विधानसभा में बैठने में इसलिए हर बार सफल हो जाता है कि उस दुरू जंगल में बैठे हुए नक्सलियों का समर्थन इस शख्स को मिल जाता है। ये धारणा है। पर जानना आपसे यह है कि वामपंथ की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ की वामपंथ का सबसे बड़ा चेहरा अगर किसी को माना जाए तो वो मनीष कुंजाम को है, जो जनता के बीच ही रहते हैं। मनीष कुंजाम के मुकाबले कवासी लखमा को वरीयता, क्या ऐसा कवासी लखमा करते हैं जो मनीष कुंजाम नहीं कर पाते थे? इसलिए हर बार चाहे वो 200, 400, 800, 2000, 4000 मतों से हारे, पर कुल मिला के मनीष कुंजाम के हिस्से में हार और कवासी लखमा के हिस्से में जीत निरंतर आ रही। थक गए मनीष कुंजाम, इस बार बोले थक गया हारते हारते। देखिए, जो राजनीति के जो कंपल्सन्स हैं, राजनीति में जो चपलता चाहिए, जो चालाकी चाहिए, जो मैनेजमेंट चाहिए, मुझे लगता है कि कवासी लखमा उसके माहिर हैं। जिस तरीके से वो उनका जो प्रबंधन है, कहीं ना कहीं देखिए जो रिजिडिटी है जो वामपंथ की है, या वामपंथी राजनीति के जो अपने आयाम हैं, उन आयामों से परे होकर के पूंजीवादी व्यवस्था के अनुकूल उन्होंने अपने आप को ढाला, और उनका जो बेहतर प्रबंधन जो है वो उनको कहीं ना कहीं जीत की ओर अग्रसर किया। और आज जो भी राजनीतिक इनके मतलब जो मानक है, वो सारे मानक उन्होंने पूरे किए। रही बात मनीष कुंजाम की, तो मनीष कुंजाम जो काफी लंबे समय तक जो है आज भी वहां राजनीति कर रहे हैं, उनकी अपनी पकड़ जबरदस्त बनी हुई है। और जिस तरीके से वहां का जो एक समीकरण है, जो चुनावी गणना जब आती है, तो दोनों के जो मत हैं वो लगभग आसपास ही रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हार जीत में कोई बहुत ज्यादा अंतर रहता है। लेकिन जो राजनीति का प्रबंधन है, वो उस प्रबंधन ने कहीं ना कहीं कवासी लखमा को मनीष कुंजाम पर कहीं ना कहीं भारी रहा, या उनको अपर हैंड मिला, और जिसकी वजह से कवासी लखमा एक बार जीत का स्वाद चखने के बाद कभी भी हार की ओर मुड़ करके नहीं देखा। ये कहीं ना कहीं एक उनकी सफलता का बड़ा राज है, मुझे लगता है। मैं वापस शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास आऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे और समझना चाहता हूं। पहले कवासी लखमा के पास में विधायक के स्तर पर ही काम करने के मौके रहे, पर पिछले 5 साल में कवासी लखमा के पास में मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला,
और प्रभावी मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। क्या कवासी इन 5 सालों में अपने आप को बस्तर अंचल के नेता के तौर पर स्थापित कर पाए या कोंटा के एक विधायक के तौर पर ही संतोष करके रह गए? सवाल इसलिए है कि जब हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ तो कवासी प्रत्याशी तो हुए पर जीत उनके हिस्से में ना आई। इस पर आपकी कोई दृष्टि? कवासी महत्वाकांक्षी नहीं है या कवासी की समझ तो है पर समझ इतनी भी नहीं है कि वो थाने के मुकाबले जिले पर भी कब्जा कर पाते, ऐसा कुछ? कहीं ना कहीं कवासी लखमा हमेशा से ये बात समझते रहे हैं कि जो मंत्री जो उनको बनाया गया है वो कहीं ना कहीं उनके अनुभव के कारण और जो उनकी जमीनी पकड़ है इस कारण उनमें कभी भी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा सर चढ़ करके नहीं बोली। वो हमेशा सहज सुलभ रहे हैं और सब लोगों से मिलते रहे हैं। मेरे ख्याल से यही उनकी एक का उनमें जो मादा था वो मादा जो है उन्होंने कभी छोड़ा नहीं और इसी के कारण वो एक सामान्य नेता के रूप में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कहीं पर भी उन्होंने जो राजनीतिक मतलब भाषणबाजी रही है या राजनीतिक जो बयानबाजी रही है वो विपक्षी दलों के साथ जरूर रही है, पर क्षेत्र में जो है वो एक बहुत अनुभवी राजनेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की। यही कारण है कि उनकी महत्वाकांक्षा कभी हावी नहीं रही है और वो अपनी बिसात जानते थे, वो अपनी सीमा जानते थे। इस कारण उन्होंने सीमा से बाहर जाकर के अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बस्तर में पूरे 7 जिलों के प्रभारी रहे हैं एक दौर में। मेरे ख्याल से कवासी लखमा वो इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जो 7 जिला विभाजित होने के बाद वो पूरे जिलों के प्रभारी रहे हैं। और यही कारण है, अगर वो चाहते, अगर उनमें चपलता होती या उनमें कहीं भी चालाकी होती तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को और अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट करते, पर उन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर निकल करके राजनीति करने की कोशिश नहीं की। मनीष गुप्ता जी ने मुझे थोड़ी उलझन में डाल दिया है। मैं कवासी लखमा को एक चतुर राजनीतिज्ञ के तौर पर देखूं या एक सीधे साधे राजनीतिज्ञ के तौर पर जो जीवन की चालाकियों को समझ पाने में नाकाम रहा। इसीलिए जो व्यक्ति विधानसभा में बैठना चाहिए, मौका आने पर संसद में बैठना चाहिए, वो जेल में जाता हुआ दिखाई दिया। शैलेंद्र त्रिवेदी जी थोड़ा रोशनी डाल पाएंगे? कैसे देखे कि कवासी लखमा को? बोले कवासी लखमा तो बड़े इनोसेंट थे, मनीष जी ने बताया कि बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं थे, पर लोग बताते हैं कि कवासी लखमा का जैसा मकान बना उनके क्षेत्र में वैसा तो किसी का ना बना। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कवासी लखमा के संदर्भ में ईडी की चार्जशीट ये कहती है वो मकान और कांग्रेस का भवन वो शराब घोटाले के तरह। तो आपसे जानना ही है शैलेंद्र त्रिवेदी, क्या कवासी लखमा ने अपने चातुर्य का फायदा उठाया या कवासी लखमा के सीधेपन का फायदा सरकार में बैठे हुए लोगों ने उठाया? चतुरता को और चतुरता के मुद्दे को थोड़ी देर के लिए परे रखने की अनुमति आपसे मांगते जी। 2-3 बातें। पहली बात, कवासी लखमा एक बार नहीं 2 बार लोकसभा हारे। जब नंद कुमार पटेल जी अध्यक्ष बने थे उस समय कवासी लखमा के नाम की घोषणा हुई थी और चुनाव की घोषणा हुई थी। उपचुनाव था वो, उसमें भी लखमा जी हारे थे। जो व्यक्ति कोंटा विधानसभा क्षेत्र का मैनेजमेंट इतने अच्छे से कर लेता है, एक चुनाव के बाद, मतगणना के पहले और वोटिंग के बाद मेरी उनसे बात हो रही थी, इस ब्लॉक से महाराज इतने से जीतूंगा, इस ब्लॉक से इतने से, यहां से, और जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल वही आंकड़े थे। तो विधानसभा का प्रबंधन वो बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीत पाने में वो असमर्थ रहे। जहां तक बात विमल भाई कह रहे थे, विधानसभा में सवाल बहुत अच्छे करते थे, वही सवाल तो भारी पड़ गए। एक सवाल उनने पिछले सत्र में किया जिसमें सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि आचार संहिता में आदेश जारी करके गलती हुई है। सरकार को कटघरे में खड़ा किया, ईडी के निशाने पे आ गए। कवासी लखमा ईडी के मामले में पूरी तरीके से निर्दोष है।
उस व्यक्ति पे होलोग्राम और इस तरह के आरोप लगाना ये बिल्कुल सही नहीं है। एक और बात आई सामने, हमारे नेताओं का नाम लेके कहा गया कि जेब में वो सबूत लेके घूमते थे। वो सबूत उन्होंने अपनी 5 साल के सरकार में उनका उपयोग क्यों नहीं किया? 5 साल में हमारी सरकार ने कम से कम 10 बार जांच शुरू करने की कोशिश की। जितेंद्र मुदलियार की रिपोर्ट में जांच शुरू हुई, अन्य रिपोर्टों में, लेकिन हर बार एनआईए ने न्यायालय में जाके जांच को रुकवाने का काम किया। जब भाजपा की सरकार थी तो जो ओएसडी नियुक्त थे एनआईए के साथ, वे जांच नहीं होने देते थे। मुझे याद है मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के पहले धमतरी में आए थे सभा में, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस अपने नेताओं के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई, हमारी सरकार बनेगी तो हम उन हत्यारों को पकड़ के दिखाएंगे। मोदी जी की गारंटी इस मामले में नहीं चली। और चतुरता की बात पर आते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कवासी लखमा हाजिर जवाब है जी। कवासी लखमा प्रत्यंदमति के धनी है जी। जिस तरीके से वो तुरंत जवाब देते हैं अद्भुत है। लेकिन कवासी लखमा की हाजिर जवाबी को उनकी चतुरता या अति चातुरी की तरफ ले जाना, मैं इस बात से सहमत नहीं। कवासी लखमा कितने बड़े पलटीबाज हैं, अपने आका कितनी कुशलता के साथ बदल लेते हैं। जैसे जनता के विषय को समझ लेते हैं। शैलेश त्रिवेदी ने क्या पाया? कवासी लखमा अपना गॉडफादर भी उतनी कुशलता से बदल लेते हैं। मेरे ऊपर हमने देखा था। मेरे ऊपर भी तो बात रुकिए शैलेश जी, जब आएगा समय आप पर, शख्सियत पर, तब आप पर बात कर लेंगे। अभी जिस पर है उस पर बात होने दीजिए ना। उसकी शख्सियत को दबाना क्यों चाहते हैं आप? सवाल रुकिए। सवाल इस बात का है, जो कवासी लखमा आज बता रहे हैं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, वो कवासी लखमा ऑनलाइन मीटिंग का हिस्सा थे और इस बात पर अपना दुख जता रहे थे बतौर उद्योग मंत्री कि तत्कालीन सरकार के वरिष्ठतम मंत्री टीएस सिंहदेव मेरे विभाग से संबंधित विषयों पर मुलाकात कर लेते हैं, टिप्पणी कर लेते हैं, और इससे मैं बेहद आहत हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। थोड़ा शैलेश जी बताइए मैं लखमा के उस दुख, उस दर्द। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उनको एकदम बेदाग, निष्कलंक, एकदम सीधा सादा, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं जी। और मनीष कुंजाम जी का उल्लेख बार बार हो रहा था। प्रसंगवश एक बात बता दूं जी। मंत्री बनने के बाद तो लखमा जी से संपर्क थोड़ा कम हो गया जी, उनकी बदल गए, व्यस्तताएं बहुत बढ़ गई। नहीं, थोड़ा स्पष्ट करें। नहीं, ये शिकायत रहती है लोगों को नहीं, कि लोग पहले सहज रहते हैं, मंत्री होकर बदल जाते हैं। नहीं, वे आपने भी बताया कि वैसी बातचीत बदल गए थे क्या कवासी? वे बदले नहीं, उनकी व्यस्तताएं बढ़ गई। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मंत्री बनने के पहले कई बार हम लोग घंटों बैठे हैं जी। मनीष कुंजाम जी के बारे में कवासी लखमा ने एक बार भी कभी कोई स्तरहीन बात नहीं कही। वे मनीष कुंजाम का बहुत सम्मान करते थे। और एक छोटी सी घटना और बता दूं, सुकमा में बाढ़ आई थी, कोंटा घिर गया था, उस पूरे क्षेत्र के जल प्लावन की स्थिति थी। कवासी लखमा रायपुर में थे और एमएलए रेस्ट हाउस में जहां वो रहते थे वहां भी जांग जांग तक पानी था। पूरे छत्तीसगढ़ में वृष्टि हो रही थी। मैं उस समय कांग्रेस का मीडिया देखता था। कवासी लखमा जी ने मुझे फोन किया, बोले महाराज मेरे क्षेत्र में ऐसा ऐसा हो गया है। उस समय मैंने कवासी लखमा की बात को मीडिया के माध्यम से उस बात को उठवाया और बाद में केंद्र सरकार, उस समय यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, केंद्र सरकार से सेना के हेलीकॉप्टर आए और कवासी लखमा के विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावितों तक मदद पहुंची। कवासी लखमा के अंदर वो दर्द है लोगों की पीड़ा के प्रति, कवासी लखमा के अंदर वो समझ है लोगों की जरूरतों की। इसको नजरअंदाज नहीं किया। नहीं, नजरअंदाज नहीं करते, थोड़ा और समझते हैं। कवासी लखमा की मारक क्षमता बहुत है, पर कवासी लखमा को किस रूप में देखें? हथियार के तौर पे या योद्धा के तौर पर? एक ऐसा हथियार जिसे योद्धा अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर लेता है, या ऐसा योद्धा जो अपने अनुसार मार करता है? शैलेश जी अपना निष्कर्ष दें तो फिर उसी अनुसार हम सवाल करें। कवासी लखमा राजनीतिक मैदान के वो योद्धा हैं जी, जो जब बोलते हैं
चाहे उड़ीसा हो, चाहे आंध्र हो, वे बिना पढ़े लिखे हैं लेकिन 6 भाषाएं जानते हैं, तेलुगु भी बोल लेते हैं, उड़ीसा में भी जाके सभाएं संबोधित कर लेते हैं, और जब वो बोलते हैं सुई गिरने की आवाज सुनाई दे ऐसा सन्नाटा सभा में होता है। सब उनकी आवाज को ध्यान से सुनते हैं। वे अजय योद्धा हैं, आज कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अंततः वे इन कठिनाइयों लेकिन से बाहर कवासी निकलेंगे। हमें हथियार क्यों महसूस हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शराबबंदी के वादे के साथ सत्ता में आने में सफल रहती है, और कवासी लखमा आबकारी मंत्री बनने के बाद में बयान देते रहते हैं छत्तीसगढ़ में शराब कैसे बंद हो सकती है। क्या माने, हथियार हैं, नफीस हथियार, जिसको चाहो उस पर वार करा दो, उस दृष्टि से उपयोगी। कवासी लखमा अगर योद्धा हैं तो शैलेश नितिन त्रिवेदी बताएं पिछले 5 साल मंत्री रहने के दौरान कवासी लखमा ने बतौर योद्धा क्या उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो आबकारी का क्षेत्र हो चाहे उद्योग का। वो तो बता रहे हैं अनपढ़ हो, तो एक अनपढ़ आदमी को ऐसे महत्वपूर्ण महकमों का दायित्व सौंपा जाना क्या ये जाहिर नहीं करता कि उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मंशा रही? आज 5 साल बाद आप उस समय के फैसले पर अगर सवाल खड़ा करेंगे तो मैं इसे उचित नहीं मानता हूं, मैं इसके प्रति अपना विरोध व्यक्त करता हूं। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया कि कवासी लखमा ने कैसे कहा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं हो सकती, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक ब्लॉक ऐसे हैं जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची यह कहती है कि उन ब्लॉकों में आदिवासियों के संस्कार, आदिवासियों के रीति रिवाज के अनुरूप काम होगा। अगर कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे तो वे एक बड़े समझदार आदिवासी नेता भी थे। उन्हें शराबबंदी न हो पाने के लिए उत्तरदायी ठहराने के बजाय हम लोग इसके कानूनी पहलुओं पर विचार कर ले तो ज्यादा। तो शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, ये ज्ञान 5वीं अनुसूची, आदिवासी संस्कृति आपको तब हुआ जब आप सत्ता में आ गए, तो आपको पता चला अरे छत्तीसगढ़ में तो ऐसे हालात हैं। जब आपने जन घोषणा पत्र बनाया था, जिसके विषय में बताते हैं, जनता के बीच गए, चौपाल बैठे और वहां पे जन भावनाओं के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किए थे, तब आपको अंदाजा नहीं था कानून क्या कहता है, जमीन की आवाज क्या कहती है, इस प्रदेश की आदिवासी संस्कृति क्या कहती है। या उस समय पर कवासी लखमा आपको इस लायक नहीं लगे, वो बोले तो तब भी थे पर आप लोगों ने सुना नहीं। जब उनसे सुनवाने का मौका आया तो आपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर दिया। नहीं हिमांशु जी, भाजपा ने भी तो कहा था कि 3100 रुपए जिस दिन धान बिकेगा उसी दिन कर रहे हो। देखो गांव के पंचायत में अभी भाजपा कांग्रेस पर बात नहीं हो रही है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। थोड़ा सा कभी आप अपने आप पर आ जाते हो, कभी भाजपा पर आ जाते हो। कवासी लखमा के संदर्भ में तर्क कमतर पड़ रहे हैं क्या शैलेश नितिन त्रिवेदी जैसे प्रबुद्ध प्रवक्ता के पास? कवासी लखमा के प्रति मेरे मन में पूरा सम्मान है। उनकी कठिनाइयों को समझते हुए आज वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह व्यक्ति रीजनेबल है, जायज बात करता है और इन कठिनाइयों से वे विजयी होकर निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। विमल चोपड़ा जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कवासी लखमा रीजनेबल है। अमूमन जो रीजनेबल होता है वो अफोर्डेबल भी होता है, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं शैलेश जी को सुन रहा था, आपने ऐसा फंसा दिया है कि वो एक बार कुछ बात बोलते हैं, दूसरी बार उसके उलट बात बोलते हैं। तो शैलेश जी को पहले तय कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से हमको बात करना है। और आपने तो सारी चीजें खोल के रख दी, मेरे को बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। शैलेश जी के कुछ बातों का स्पष्टीकरण देना मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि जो लोग सुन रहे हैं वो उनके स्पष्टीकरण को ही ना मान लें। अब एक तरफ आप कहते हैं कोर्ट ने फैसला दिया कि सलवा जुर्म गलत है तो ठीक है, अब ईडी को आप या दूसरे को कोर्ट में जाने की इजाजत भी नहीं देते कि वो कोर्ट में जाएं। आपकी झीरम घाटी की घटना की न्यायिक जांच जज ने की थी, जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, आपने उस रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया कि उस रिपोर्ट में क्या है करके वो रिपोर्ट को कहा किया आपने।
आप कहते हैं कि मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम नक्सलियों का जो है वो पूरा खात्मा करेंगे। अब आज देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और 5 साल आपकी सरकार थी कांग्रेस की, नक्सलियों पर कौन आक्रमण कर रहा, नक्सलियों को कौन बचा रहा था, ये मेरे को बहुत ज्यादा शैलेश जी बताने की जरूरत नहीं है। और जो वादा हमने किया है कि झीरम घाटी के जो लोग अपराधी हैं उनको हम सजा देंगे, इसमें मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जो है धोखा देने वाली या कुछ आपको गलत बयानी करने वाली नहीं रहेगी, ये आपको बता देता हूं। ये आपको बता देता हूं, ये विमल जी का कहना है। मुझे आखिरी दौर की बातचीत के लिए मनीष जी के पास आना है, पर विमल चोपड़ा जी ने बड़ा उत्साहित कर दिया शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को। शैलेश जी इस बीच में थोड़े सहमे से हो गए थे। अचानक शैलेश जी को ऐसा लगा कि विमल जी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पे अब मैं कुछ कह सकता हूं, तो शैलेश जी को मलाल ना रहे। हमारे बहुत सम्माननीय अतिथि हैं शैलेश जी, हमें आपको वापस बुलाना है। विमल चोपड़ा जी ने माओवाद से लड़ाई की बात कही। माओवाद से लड़ाई सिर्फ गोली मारने से नहीं होती, कई बार निर्दोष भी मरते हैं। माओवाद से लड़ाई भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लड़ी। माओवाद सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, रोजगार के अवसरों की समस्या है, शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और हमारी सरकार ने वो काम किया। आज आप चंद लोगों को गोलियां मारकर अगर ये सोचते हैं कि आपने ये लड़ाई जीत ली, तो ये आपका भ्रम है। लेकिन शैलेश जी, आपको तो विचार का विषय होना चाहिए भाई। अगर आपने नक्सलियों के खिलाफ इतनी निर्णायक लड़ाई लड़ी होती तो कांग्रेस को बस्तर इलाके से सिरे से खारिज ना किया होता। बहुत बुरी तरह से खारिज हुए भाई आप, नहीं, थोड़ा ध्यान में रहे आपके। पर मुझे ये बातचीत मैंने पहले भी कहा विमल जी, कांग्रेस भाजपा पे है ही नहीं, हाँ, कवासी लखमा पर है। कवासी लखमा के राजनीतिक भविष्य के संदर्भ में एक पत्रकार क्या महसूस कर रहा है जानने में दिलचस्पी है। तो जानना यह मनीष जी कि जिस इलाके का विश्वास कवासी लखमा पिछले 25 साल से जीते रखने में कामयाब रह रहे हैं, क्या ईडी के तात्कालिक आरोप और कार्रवाई ने उस विश्वास को हिलाया है? क्या उस क्षेत्र के लोग कवासी लखमा को एक जनहितैषी राजनेता के स्थान पर एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के तौर पर देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप कवासी लखमा का राजनीतिक भविष्य? जो शख्स झीरम घाटी के नरसंहार के बाद संदेह के तमाम सवालों के बीच अपने आप को जिताकर निकाल लाया लगातार, वो इस बार वाकई फंसा हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी शराब घोटाले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, उससे लोगों को एक झटका तो लगा है, और खासकर उनके समर्थकों को, क्योंकि कवासी लखमा की छवि एक विजेता के रूप में रही है। झीरम कांड में जिस प्रकार से उन पर सवाल दागे गए और जिस प्रकार से चौतरफे हमले हुए, उस हमले से वो लगभग निकलने में कामयाब रहे। लेकिन जिस तरीके से ईडी के शराब घोटाले के मामले में उनका नाम आया और उनकी गिरफ्तारी हुई, मुझे लगता है कि लखमा जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के अब जो है सवाल खड़े होने लगे हैं। और वैसे भी 6 बार के जीते हुए विधायक हैं। अभी भी पिछले चुनाव में भी ये चर्चा हो रही थी कि लखमा जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और जिस तरीके से अंतिम दौर में वो फंसे हैं, ये काफी दिक्कत का मामला है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के क्षेत्र की जनता भी सवाल कर रही है, और उनकी जो छवि अब तक रही है वो पूरी तरीके से खंडित हुई है। एक बात आपको और कहना चाहूंगा, देखिए, कवासी लखमा का जो व्यक्तित्व है, आमतौर पर वो जितने सहज सुलभ हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उनसे चीजें छिपाई जा सकती हैं। शराब घोटाले को लेकर के जो परसेप्शन है आम पब्लिक में, और जो स्थानीय जो उनके यहाँ के मतदाताओं में भी इस बात को लेकर के लगातार आशंका बलवती होती रही है कि जिस तरीके से अधिकारियों और नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, कहीं ना कहीं कवासी लखमा भी आज नहीं तो कल उसका शिकार बनेंगे। और इससे निकलना निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर वो इससे बाहर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक विजेता के रूप में वो अपनी पारी का समापन करेंगे।
नहीं तो मुझे उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में जरूर लग रहा है। और पब्लिक की भी कमोबेश यही मतलब उनका भी एक मैसेज या उनमें भी एक इस बात को लेकर के जो संकेत है वो यही दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निचोड़ पर पहुंचे कवासी लखमा की शख्सियत में, तो संघर्ष, सहजता, सरलता ये कवासी लखमा के गुण रहे हैं, जिसने उन्हें एक जननेता के तौर पर स्थापित किया। एक सफल राजनेता की उनकी छवि रही, पर सत्ता के 5 साल कहीं ना कहीं उनको उस मोहजाल में फंसा दिया जिसके चलते वो अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। कवासी लखमा के संदर्भ में अतीत में भी कई अवसर ऐसे आए जब माना गया कि बस लखमा जी यहीं तक, लेकिन लखमा हर बार उससे कहीं आगे निकले हुए दिखाई दिए। कवासी लखमा की ये जीवटता क्या इस चुनौती में भी उन्हें पार कराने में मददगार होगी? क्या कवासी लखमा अपनी बेचारगी के हथियार के माध्यम से कानूनविदों को राजी कर पाएंगे कि हुआ होगा कुछ, पर मुझे कुछ पता नहीं था? जानना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि कवासी लखमा हार तो नहीं मानेगा। तो देखें कवासी लखमा इस लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कार्यक्रम हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट हमारे साथी अजय जी ने कवासी लखमा की शख्सियत को केंद्र में रखकर तैयार की है, उसका दूसरा भाग देखना बाकी है। चलिए देखते हैं उसका दूसरा भाग, लेकिन इससे पहले मुझे दे दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत से। तब तक के लिए